मंजिलें उसी की थी, रास्ता भी उसी का था। साथ चलने की सोच भी उसी की थी, फिर रास्ता बदलने का फैसला भी उसी का था। आज मन उदास है और दिल सवाल करता है ये कि लोग तो उसी के थे, क्या खुदा भी उसी का था? दोस्तों, एक बहुत कॉमन सवाल जो अक्सर वन ऑन वन सेशन में लोग पूछते हैं और वो ये है कि एक शादीशुदा स्त्री या मर्द से प्रेम करना सही है या गलत? इस सवाल का जवाब जानने से पहले हमें प्रेम की परिभाषा को समझना होगा और उससे पहले हमें आकर्षण, वासना, मोह और प्रेम के अंतर को समझना होगा। जब कोई आउटर ब्यूटी हमें किसी की प्रभावित करती है, जो देखकर हमें लुभाता है, वो आकर्षण है। अब उसे देखकर ये लगता है कि काश मैं इसके साथ कुछ अंतरंग पल बिता लूं, उसके साथ इंटीमेट मोमेंट्स मेरे हो जाएं, वो वासना है। अगर किसी को देखकर ये लगता है कि यार ये कितना प्यारा है, काश ये मेरा हो जाए, ये सिर्फ मेरा हो, तो वो मोह है। पर अगर किसी के लिए ये पवित्र भाव है कि भगवान इसके जीवन में हमेशा आनंद रहे, ये अपने परिवार के साथ हमेशा सुखी रहे, इसके जीवन में सिर्फ खुशियां आए और वो हमारी प्रार्थना में शामिल होता है, तो सही मायने में यही प्रेम है। अब आप चेक करें कि कहीं आप जिसे प्रेम समझे बैठे हैं वो आकर्षण, वासना या मोह तो नहीं है। क्योंकि अगर आकर्षण, वासना, मोह हुआ तो वो सिवाय दुख, तकलीफ और रोने के कुछ दे ही नहीं सकता। क्योंकि सिर्फ प्रेम है जो इस बात की गारंटी देता है कि सामने वाले व्यक्ति के और आपके जीवन में आनंद होगा। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि अगर आपका किसी के प्रति आकर्षण है, आप इमेजिनेशन में हैं या फिर कोई ऐसा निर्णय लेना चाहते हैं जो आपको भविष्य में रुला सकता है, तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि हमारे एक व्यूअर की कहानी आपको मार्गदर्शन देने के लिए ईश्वर प्रयोग करे। 20-22 दिन पहले एक वन ऑन वन सेशन हुआ जिसमें हमारे एक व्यूअर हैं, उन्होंने बहुत ईमानदारी, सच्चाई से अपनी पूरी कहानी मेरे साथ शेयर करी, इस नियत से कि मैम आप इस चैनल के माध्यम से बहुत अच्छा काम कर रही हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपके माध्यम से ये कहानी सब तक पहुंचे और जाने अनजाने जो गलतियां मैंने की हैं वो कोई और ना कर पाए। ये कहानी 25 साल पहले शुरू होती है और जो हमारे साहब हैं, हमारे जो व्यूअर हैं, उनके फादर साहब की डेथ हो जाती है। वो यूपी के एक छोटे से शहर से थे। उसके बाद कमाने के लिए वो दिल्ली आते हैं, उनका जॉब लगता है और जहां वो रह रहे थे तो वो रेंट पे रह रहे थे और उनका जो रूम था वो छत पे था। जब वो वहां सेट होते हैं उसके 2-3 महीने बाद 2 लड़कियां पढ़ने के इरादे से दिल्ली आती हैं। वो भी यूपी के ही किसी अदर सिटी से थी और पढ़ाई की नियत से आती हैं। शुरुआत में उनकी तकरार होती है, जैसे अक्सर बॉलीवुड की मूवीज में देखते हैं कि हीरो हीरोइन में पहले तकरार होती है, बाद में प्यार होता है। अब होता यह है कि 2-3 दिन ऐसे ही कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, छोटा मनमुटाव होता है और फिर संडे का जब दिन आता है तो जो साहब हैं उनके पास सिर्फ एक रूम था और जो वो लड़कियां थी उनके साथ, उनको जो रूम मिला था उसके साथ किचन भी था। साहब का टिफिन आता था और चाय वो एक सामने रेडी लगती थी, वहां पीते थे। संडे का दिन था, जो रेडी वाला था वो आया हुआ नहीं था। वो सिर्फ ये इंतजार कर रहे थे कि कैसे भी जल्दी से वो आ जाए फिर मैं चाय पी पाऊं। 8, सवा 8 का समय था। उसके बाद उन दोनों लड़कियों में से एक लड़की किचन में चाय बना रही होती है और इत्तेफाकन उस लड़की की जो किचन की जो खिड़की थी वो साहब के गेट पर खुलती थी। सामने वो खड़े थे और अचानक उसकी निगाह पड़ती है कि वो वहां खड़े हुए हैं और वो इशारे से पूछती है कि क्या आपको चाय पीनी है? तो साहब भी हाँ कह देते हैं। चाय से वो बात की शुरुआत होती है, उसके बाद आकर्षण और फिर बातें शुरू हो जाती हैं। कुछ महीनों बाद जो दूसरी लड़की होती है उसका कहीं जॉब लग जाता है और वो वहां पर सेट हो जाती है। इसके बाद अब वो अंतरंगता बढ़ जाती है, दोनों में आकर्षण होता है। अब यहाँ जो साहब के छोटे भाई थे वो एक दिन कानपुर से मिलने आते हैं और उन्हें कुछ डाउट होता है कि ये सिर्फ दोस्ती नहीं है, दोस्ती से आगे का मामला है, क्योंकि जिस तरह से उनकी अंतरंगता बढ़ रही थी वो भांप जाता है। वो वहां जाकर अपने घर पर अपनी माँ को बताते हैं कि माँ, भाई तो हाथ से निकलने वाला है और उनका तो प्रेम प्रसंग किसी लड़की से चल रहा है। अब उन दिनों पीसीयू हुआ करते थे, तो माँ लैंड जो लेडी थी उनके पास कॉल करती हैं और कहती हैं कि मेरे बेटे से कह देना कि वो मुझे अर्जेंट
कॉल कर ले। ये सुनने के बाद पास में पीयूसी होता है, साहब जाके माँ से बात करते हैं तो माँ उन्हें क्लियर 2 ऑप्शन देती है, मुझे पता चला है कि तुम किसी के साथ अफेयर में हो, या तो वहां से तुरंत अपना सामान उठाओ, कहीं और शिफ्ट हो, और अगर तुम उस लड़की को लेकर सीरियस हो तो बिना देरी के उससे शादी करो। वो हैरान रह जाते हैं कि माँ ये बात क्या कर रही है। फिर वो लड़की से बताते हैं कि इस तरह की बात है। लड़की भी, वो आकर्षण का उनका चरम था, वो कहती है कि मैं शादी करूंगी। लेकिन लड़की एक ब्राह्मण कम्युनिटी से है, जहां 25 साल पहले अदर जाति में भी बहुत बड़ी बात थी। अब यहाँ जो साहब थे उनका रिलीजन अलग था, धर्म अलग था, ये एक बहुत बड़ा मसला था। फिर भी वो कहते हैं ना कि वो आकर्षण था, वो मोह का चरम था। वो ये कहती है कि नहीं, मैं शादी तुमसे ही करूंगी। और वो माँ से बोलते हैं कि मुझे शादी करनी है। माँ आकर उनकी कोर्ट मैरिज कराती हैं और सब कुछ लीगली हो जाता है। उसके बाद बहुत हिम्मत करके 2-3 महीने बाद वो अपनी घर पे कॉल करके लड़की बताती है कि ऐसे ऐसे मैंने शादी कर ली है। माता पिता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो दिल्ली मिलने आते हैं और उस लड़की को बहुत समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन अब कुछ हो नहीं सकता क्योंकि शादी हो चुकी है। उसके बाद पिता गुस्से में कह के आते हैं कि एक दिन तुम अपने इस निर्णय के पीछे रोओगी, तुम याद रखना। वो कह के चले जाते हैं। वो लोग ये उम्मीद में थे कि समय रहने के बाद सब चीजें अपने आप बदल जाएंगी। अब यहाँ पर 1-1.5 साल का समय हो जाता है। फिर उसके बाद जो वो लड़की होती है वो प्रेग्नेंट होती है। 1.5-2 साल, 2.5 साल बाद बेटा होता है। अब यहाँ सब कुछ अच्छे से सेट हो गया था। और फिर साहब के एक दोस्त थे जो कि ओकेजनली ड्रिंक किया करते थे, उनके साथ उनका उठना बैठना ज्यादा हो जाता है। अब वो जो साहब थे उन्होंने ओकेजनली होली दिवाली उन्हें इनवाइट किया और उनको भी बोला कि तुम भी थोड़ा सा ले लो, एक पैग ले लो। अब वो साहब ये बताते हैं कि 2 तरह के ड्रिंक करने वाले होते हैं। एक वो हैं जिन्हें अपनी लिमिट पता है कि वो 1 या 2 पैग लेंगे, और एक होते हैं मेरे जैसे जो शुरू तो कर लेते हैं लेकिन रुकना कहाँ है उन्हें नहीं पता होता है। और वो उनकी संगत में इतना पीने के आदी हो जाते हैं कि वो ये बताते हैं कि मेरा बेटा जब पैदा हुआ, पैदा होने के 6 साल तक उसके जीवन की मुझे सुध ही नहीं है कि उसका वो बचपन, अगर मैं फ्लैशबैक की मेमोरी में याद करता हूं कि वो 6 साल उसके कैसे थे, मुझे याद ही नहीं है, क्योंकि मैं नशे में धुत रहता था। हर समय मेरे दिमाग में सिर्फ एक चीज रहती थी कि मेरे पास पैसा आए, मुझे मौका मिले और मैं सिर्फ शराब पीऊं। और वो एक बुरी तरह से एक शराब के आदी हो चुके थे। उसके बाद भी उनकी जो धर्म पत्नी थी, वही लड़की जो पहले उनका जो पहला प्यार था, वो अपनी इस रिश्ते को ईमानदारी से निभा रही थी। उसने अपनी तरफ से सारी कोशिश करी कि कैसे भी उनकी शराब छूट जाए, लेकिन शराब छूटने का नाम नहीं ले रही थी। उसके बाद उन साहब को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है दुबई जाने की, और वो इंटेंशनली दुबई जाना इसलिए चूज करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि अरब कंट्रीज में इस बात का नियंत्रण रहेगा कि मेरी शराब छूट जाएगी, क्योंकि वो भी छोड़ना चाहते थे लेकिन वो लत लग चुकी थी तो वो छूट नहीं पा रही थी। तो उन्हें लगा कि जब मैं वहां चला जाऊंगा तो जब मुझे शराब नहीं मिलेगी तो अपने आप छूट जाएगी। अब वो यहाँ ये बताते हैं कि जिसके दिमाग में जो चीज रहती है वो अपने जीवन में वही आकर्षित करता है। तो दिमाग में हर समय सिर्फ शराब, नशा, शराब था। तो जब मैं दुबई अपनी फैमिली के साथ गया तो वहां मैं हैरान इस बात से था कि वहां पर शराब की डिलीवरी घर तक हो जाती है। मतलब यहाँ तो ठेके तक जाना पड़ रहा था, वहां शराब अपने आप मुझे घर पे मिल रही थी, तो और मेरी शराब बढ़ गई थी। मैं परेशान था, मेरी पत्नी परेशान थी, बच्चे का जीवन समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या भविष्य होगा इस तरह के माहौल में। बहरहाल फिर भी मैम ने हिम्मत नहीं छोड़ी और पूरे प्रयास किए। उसके बाद एक वर्ल्ड लेवल की कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसके सपोर्ट से उन्होंने कुछ उन्हें एक्सरसाइज बताई कि आप ऐसा करो, ऐसा करो। और फिर उसके बाद उन लोगों की नेक नियत से साहब की शराब पर कंट्रोल हुआ। फिर उसके बाद 15 साल उन्होंने शराब को हाथ नहीं लगाया। उसके बाद अब उनकी लाइफ एक ट्रैक पे आ रही थी और तभी उनकी बेटी का भी जन्म होता है। दुबई में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, अच्छे से सेट हो गए थे, पर कुछ उनके जानकार ऐसे थे जो उनसे ईर्ष्या करते थे। उन्होंने कुछ ऐसी पॉलिटिक्स करी और जहां वो जॉब कर रहे थे, जॉब वाले उसमें
कुछ पॉलिटिक्स हुई और उनके हाथ से वो जॉब निकली और मजबूरन उन्हें फिर से भारत आना पड़ा। वो सिचुएशन ऐसी थी कि सिर्फ मैम की कमाई पर, मैम पढ़ी लिखी थी, मैम जॉब कर रही थी, तो मैम की कमाई पर ही पूरा परिवार पल रहा था और उन्होंने उस संघर्ष के समय भी साई की तरह सर का साथ निभाया। फिर उन्होंने भारत आकर जीरो से फिर से शुरुआत करी। अब उन्होंने जॉब की जगह अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट किया और उन्होंने खूब मेहनत करी। दोनों के दोनों दिन रात मेहनत कर रहे थे। जब जॉब अच्छे से, उनका अपना जो प्रोफेशन था, जो अपना व्यवसाय था, वो अच्छे से सेट हो गया, उसके 3-4 साल बाद एक लेडी उनके यहाँ पर आती है और वो उसको देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और वो, उन्हें लगता है कि यही मेरा सच्चा प्यार है। अब उस लेडी के साथ ये था कि वो उन्हीं की कम्युनिटी की, उन्हीं की धर्म की थी। वो चीज उन्हें और लुभाती है। अब जो उनकी पत्नी की जिंदगी में उन्हें कुछ लैक लगता था कि यार अगर ये मेरी कम्युनिटी की होती, मेरी धर्म की होती, तो ये इस तरह से बात करती, इस तरह से प्रे करती, इस तरह से चीजों को करती। तो वो जो उनको अपनी जिंदगी में लैक लग रहा था, वो अब वहां पर उनको ज्यादा दिखने लगा। उसके बाद व्हाट्सएप नंबर एक्सचेंज हुए, दिन रात बातें होने लगी और वो लेडी भी ऑलरेडी मैरिड थी और उसका जो हस्बैंड था, उसका व्यवहार अच्छा नहीं था। वो अपने हस्बैंड से परेशान थी, वो अपनी दुखद कथाएं उनसे सुनाती थी और साहब का उसके प्रति आकर्षण और रुझान और बढ़ रहा था। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, एक दिन अचानक साहब के पास आधी रात को कॉल पहुंचता है और पता चलता है कि उसके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है। वो कोई एक्सक्यूज देकर घर से निकलते हैं, ये बता के कि मेरे किसी मित्र को इमरजेंसी में जरूरत है और मैं वहां जा रहा हूं। साहब बताते हैं कि भीतर ही भीतर मैं इस बात से खुश था कि अब बीच में कोई रोड़ा नहीं है, क्योंकि अब उसका हस्बैंड नहीं है, तो मैं उसको अच्छे से देख लूंगा, उसकी जो भी केयर है वो मैं देख लूंगा, उसके जो बच्चे हैं उसकी भी जिम्मेदारी ले लूंगा। अब यहाँ हस्बैंड की डेथ के बाद 4-6 महीने भी नहीं हो पाते हैं, उसके परिवार वाले नए रिश्ते की खोज में लग जाते हैं। अब ये उनकी नींदें खराब कर देता है, क्योंकि वो जो मोह था, वो ये यकीन करने को तैयार ही नहीं था कि अब वो किसी और की हो जाएगी। अब उनके दिल दिमाग में दिन रात वो महिला थी। अब उन्हें ना अपने बच्चे दिख रहे थे, ना अपनी पत्नी दिख रही थी, बस जुनून था कि कैसे भी वो मुझे हासिल हो जाए। इसी बीच कोई उनका मिलने वाला मैम को बता देता है कि आपके हस्बैंड का सीरियस अफेयर चल रहा है। ये जानने के बाद मैम उनसे बात करती हैं और उस चीज को सुलझाने के बजाय, उस पर काम करने के बजाय, सर को लगता है कि ये एक मौका है यहां से निकलने का। तो वो कहते हैं ना, चोरी सीना चोरी, वो उस तरह से पेश आते हैं और कहते हैं मैं तुमसे तंग आ गया हूं, मैं तुमसे खुश नहीं हूं और हाँ मेरा अफेयर है और मैं उसी से शादी करूंगा। वो ये बोलती है कि नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। वो समझाने की कोशिश करती हैं लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थे। पहली बार इतनी लंबी शादी में पहली बार मजबूरन वो अपने पेरेंट्स को कॉल करती हैं और बताती हैं कि वो इस तरह का पागलपन उनके सवार है और वो ऐसा काम कर रहे हैं। तो वहां से उनके फादर का जवाब आता है कि बेटा, अगर तुझे याद हो तो मैंने तुझे पहले ही कहा था कि तू एक दिन अपने इस डिसीजन पे रोएगी, अब हम कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद भी वो समझाने की कोशिश करती हैं लेकिन साहब नहीं मानते हैं और अपने कपड़े वपड़े पैक करके सीधे वो कानपुर पहुंचते हैं और वहां अपनी माँ को खूब सारी मनगढ़ंत कहानियां बताते हैं। और वो ये बताते हुए भावुक हो गए, बोले कि मैम, मैं इतना शातिर था, इतना स्मार्ट था उस मोमेंट में कि मैं अपनी वाइफ जिसने मेरे साथ संघर्ष किया था उसको मैं हटाकर छोटी छोटी चीजें अपनी माँ को ये गिना रहा था ताकि मैं उनको ये जस्टिफाई कर सकूं कि मैं प्रताड़ित हूं और मैं बिल्कुल खुश नहीं हूं इस शादी से। काश मैंने अपनी सेम कम्युनिटी की, सेम रिलीजन में लड़की से शादी की होती तो मेरी शादी बेहतर हो सकती थी। और उन्होंने बताया कि मैंने मनगढ़ंत कहानी उनके सामने परोसी और उनका वैलिडेशन अप्रूवल अपने पास ले लिया। उनके भाई बहन, उनकी माँ का अप्रूवल उनके साथ था, लेकिन जो मैम का संघर्ष था वो किसी ने भी उसको समझने जानने की कोशिश नहीं करी। अब उनके दिल दिमाग में बस वो एक नई महिला थी, अब उन्हें उसको सिक्योरिटी देनी थी। उन्होंने अपना पुश्तैनी घर जो उनका हिस्सा था 1 करोड़ में बेचा। उसके बाद वो सब समेट समाट के 4-5-6 महीने रहे इस डील को पूरा होने पे। 4-6 महीने वो कानपुर ही रहे। फिर उसके बाद वो अपना सारा पैसा लेके आए और वहां वो उस लेडी से कंटिन्यूस कांटेक्ट में थे और उसको आश्वस्त कर रहे थे कि मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूंगा, बच्चों की जिम्मेदारी लूंगा। उसके बाद वो पूरा पैसा लेके यहाँ आते हैं। यहाँ मैम को ये बात समझ में आ जाती है कि अब ये रुकने वाले नहीं है।
वो फर्म डिसीजन लेती है। और दुख इस बात का है कि एक महिला जब 40-45 की उम्र में आकर उसे लगता है कि अब ये रिटायरमेंट का टाइम है उसका और अब वो खुशहाल सुकून से अपनी जिंदगी को जिएगी, वहां उसे एक झटका ये लगता है कि उसका पति सीरियस नोट पर किसी से शादी करने को है। लेकिन उसके बाद भी उस साहस के साथ जो डॉक्यूमेंट होते हैं डिवोर्स वाले वो उनके सामने रखती हैं, सर जोश में साइन कर देते हैं और उनका लीगल बेसिस पे तलाक हो जाता है। और पूरी ईमानदारी से जिम्मेदारी के साथ वो बच्चों की जिम्मेदारी लेती हैं बिना किसी ड्रामा को किए हुए। अब यहाँ साहब की जिंदगी में नए रंग थे, नई लेडी थी, सब कुछ उनको हरा हरा दिख रहा था। वो सारा पैसा जो वहां अपना पुश्तैनी घर बेच के आए थे, उसको गहने देने के लिए, उसको सिक्योरिटी देने के लिए, उसको घर देने के लिए, वो सब कुछ उसमें डाल देते हैं। अब वो बताते हैं कि मैम वो जो इनिशियल मेरा जो 6 महीने का जो समय था वो मेरा हनीमून फेज था। दिन रात मैं बस उसी के ख्यालों में था, उसके साथ था। रात को 2-2 बजे मैं सो रहा हूँ, दिन में मैं 12-1 बजे जग रहा हूँ। मुझे मेरे बिजनेस की कोई सुध नहीं है, लड़कों के भरोसे बिजनेस चल रहा है, मेरे क्लाइंट्स लौट के जा रहे हैं, मुझे कोई सुध नहीं है। मैं सिर्फ उस जोन में था, मैं अंधा हो चुका था। लेकिन 6 महीने बाद जब वो पैसा खत्म होने को आया, तब उनकी जो ये नई मोहतरमा थी उनकी अपनी डिमांड्स बढ़ने लगी कि ऐसा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। अब पैसा उनके बीच में एक बहुत बड़ा मुद्दा हो गया। वो जो उनकी वाइफ थी जिसने साये की तरह उनके साथ तब संघर्ष किया जब उनकी जॉब चली गई थी, अब यहां ये लेडी आए दिन उन पे प्रेशर बनाती, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसे के पीछे कलेश होने लगा। अब यहां इन साहब ने 15 साल से जिस शराब को हाथ नहीं लगाया था, मजबूरन फिर उन्हें शराब का सहारा लेना था, क्योंकि अब उनकी इस बात को सपोर्ट करने वाला कोई था ही नहीं, क्योंकि उन्होंने अपने मन की थी। ना वो अपने दोस्तों से ये बात कह सकते थे, ना वो अपने भाई बहन से कह सकते थे, ना वो अपनी माँ से कह सकते थे कि इस लेडी ने पैसे के पीछे मेरा जीना मुहाल कर रखा है। अब शराब उनके सर चढ़ के बोलती थी और आए दिन और कलेश होने लगे। जीवन पूरी तरह से नरक हो गया। उसके बाद परिणाम ये हुआ कि एक दिन इतना तेज झगड़ा हुआ कि वो मैडम अपना सारा जेवर पैसा लेके वहां से निकल गई, ये कह के कि मुझे तुम्हारे साथ इस रिश्ते को कंटिन्यू नहीं करना है। और जिस शराब को छोड़ने के लिए जी तोड़ मेहनत उनकी धर्म पत्नी ने की थी, इतनी प्रार्थनाएं करी थी, अंत में उन साहब के पास अगर कोई उनका साथ देने वाला था तो वो शराब थी। उसके बाद वो उनका लोएस्ट मोमेंट था, उनके भीतर एग्रेशन था, उनके भीतर क्रोध था खुद को लेके, उस नई महिला को लेकर, और वो समझ नहीं पा रहे थे कि उन्हें क्या करना है। उसके बाद उसी सेंटर ने जो वर्ल्ड लेवल पे काम करती है उसका सहारा लिया और ईश्वर की कृपा से पिछले 6 महीने से उनकी शराब छूटी हुई है। और अचानक एक दिन उनके सामने एक वीडियो पॉपअप हुआ और जहां उनको ये प्रेरणा मिली कि मुझे अपनी ये कहानी यहां शेयर करनी चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो का सार ये है कि धूर के ढोल सुहावने होते हैं, सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है। ये जो कहावतें हैं वो ऐसी नहीं है, अनुभव पे बेस्ड हैं। अगर आप अपने पार्टनर को अपने मन से जस्टिफाई कर रहे हैं कि वो सही नहीं है, वो गलत है और इसलिए मैं ये निर्णय ले रहा हूं, उससे अलग होने की सोच रहा हूं, तो आप ये याद रखें कि जो ईश्वर है वो नियत देखता है। अगर हमारी नियत में खोट है और हम अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हैं तो वो शादी कभी भी सफल नहीं होगी, वो रिश्ता कभी सफल नहीं होगा। इसीलिए जो आपको मिला है उसके प्रति आभारी रहें और अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाएं। और अगर आपका किसी के प्रति आकर्षण है तो समय रहते पर्याप्त दूरी बना लें और उसको ब्लेस करें और खुद भी अपने जीवन में आनंद बनाएं। फिर जीवन में आपके भी सुख होगा और उसके भी सुख होगा। अदरवाइज ऐसे रिश्तों का कोई मुकाम नहीं होता और जिस खुशी को आप पाना चाह रहे हैं वो कभी नहीं मिलेगी। विचार कीजिए। बहुत बहुत